मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 5 सीसी 11 एवं यूजी सेमेस्टर 6 डीएससी 1F में अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे व्याख्यान का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम एवं यथार्थवादी उपागम। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम या दृष्टिकोण से आशय अध्ययनकर्ता द्वारा विषय के अध्ययन हेतु अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण या उपागम मानकों के ऐसे समूह को कहा जाता है जिसके आधार पर किसी समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु प्रश्न और आधार सामग्री को लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अनेक उपागम या दृष्टिकोण, जिन्हें प्रधानतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरावादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें प्रथम दृष्टिकोण विषय वस्तु पर जोर देता है तो दूसरा वैज्ञानिक प्राविधियों पर। इस प्रकार जहां एक दृष्टिकोण ऐतिहासिक विधाओं पर स्वयं को केंद्रित करता है तो दूसरा संबंधों में अंतर्निहित मंतव्यों और तौर तरीकों पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध की विभीषिका एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई। इस युद्ध में वैश्विक जगत को जिस रूप में एवं मात्रा में जन धन की हानि उठानी पड़ी, उसने राजनीतिक चिंतकों विचारकों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि परंपरागत संधि व्यवस्था और शक्ति संतुलन में आमूल परिवर्तन अपरिहार्य है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से असमानता, तानाशाही तथा दबाव से मुक्त विश्व की स्थापना हेतु आदर्शवाद उपागम दृष्टिकोण सामने आया। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार मानवीय सुखों से भरपूर एक विश्व का निर्माण मानव शक्ति से प्राप्ति हेतु असंभव नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण विश्व को एक आदर्श विश्व बनाने हेतु नागरिकों एवं राज्यों को नैतिक साधन अपनाने का हिमायती है। विचारकों का यह दृढ़ विश्वास था कि उदारवादी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना से भावी आपदाओं से मानवीय जगत की रक्षा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन आदर्शवाद के प्रमुख प्रवक्ता रहे। यह दृष्टिकोण प्रमुखतः कुछ मूलभूत मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, सभी मनुष्य स्वभावतः अच्छे एवं परोपकारी प्राणी हैं। द्वितीय, मनुष्य का गलत आचरण, कार्य एवं व्यवहार खराब पर्यावरण, अनैतिक संस्थाओं एवं संगठन तथा स्वार्थी व लोभी प्रवृत्तियों के कारण होता है। तृतीय, उत्तम शिक्षा दीक्षा से मानवीय व्यवहार की बुरी प्रवृत्तियों को तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास द्वारा वैश्विक जगत का शांति एवं सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। आदर्शवादी उपागम की आलोचना। आदर्शवादी दृष्टिकोण वैचारिक रूप से एक अत्यंत उत्तम उपागम प्रतीत होता है, किंतु इसमें मानवीय जगत, व्यक्ति व राष्ट्र राज्य से जो अपेक्षाएं की गई है वे कल्पनावादी अधिक लगती है। इसी आधार पर आलोचकों ने आदर्शवाद के विरुद्ध कुछ तर्क दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, आदर्शवादियों द्वारा जिस व्यवस्था की परिकल्पना की गई है उसकी स्थापना तभी संभव है जब संसार के सभी राष्ट्र राज्य न केवल कतिपय नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार कर ले अपितु अपने राष्ट्र हित एवं राष्ट्रीय शक्ति के तत्व का परित्याग कर दें, जो असंभव है क्योंकि यही तत्व तो राष्ट्र राज्य का मूल है। दूसरा, आदर्शवादी दृष्टिकोण तभी पूरी तरह चरितार्थ हो सकता है
जबकि विश्व भर में सभी लोग लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आत्मसात कर ले और कहीं भी अधिनायक प्रवृत्ति का अस्तित्व न हो, यह भी असंभव ही दिखता है। तीसरा, आदर्शवादी दृष्टिकोण द्वारा वर्णित आदर्श स्थितियां तभी हो सकती है जबकि एक विश्व सरकार की स्थापना हो जाए। यह भी कम से कम वर्तमान परिस्थितियों में तो असंभव ही है। चौथा, अंततः यह दृष्टिकोण यथार्थ के धरातल से कोसों दूर है। एक असमानता रहित और तानाशाही प्रवृत्ति से मुक्त विश्व की कल्पना न सिर्फ अव्यावहारिक है अपितु असंभव भी है। अब मैं यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा कर रही हूँ। राजनीति में यथार्थवादी विचारों की उत्पत्ति वस्तुतः मनुष्य के इस विश्वास से होती है कि समाज के अन्य मनुष्य सदैव उसे समाप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसलिए यदि उसे अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसे सदैव अन्य व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने वर्तमान रूप में यथार्थवादी अवधारणा को भले ही हेंस मॉर्गेथो ने संबंधित माना जाता है, किंतु उसके चिन्ह हमें प्राचीन काल के विचारों में भी देखने को मिलते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण की कुछ मान्यताएं। इस तरह यथार्थवादी की कुछ मान्यताएं इस प्रकार बतलाई जा सकती हैं। पहला, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मनुष्य स्वभावतः पाशविक एवं स्वार्थी है। दूसरा, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा मानवीय स्वभाव का मूलभूत लक्षण है जो अविश्रांत अर्थात कभी समाप्त न होने वाली है। तीसरा, स्वार्थपरक प्रकृति के कारण शक्ति प्राप्त करना और नियमित संघर्षरत रहना अपरिहार्य है। चौथा, मनुष्य की भांति ही राष्ट्र राज्यों को आत्मसंरक्षण का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राष्ट्र इस आत्म संरक्षण एवं हित संवर्धन की प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए राष्ट्र सदैव शक्ति की इच्छा रखते हैं। अतः शांति की सुरक्षा एवं स्थापना मात्र शक्ति संतुलन, कूटनीति, संधि समझौता द्वारा ही हो सकती है। मॉर्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत। मॉर्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवाद की भांति वैश्विक शांति स्थापना की ओर संचालित व्यवस्था के रूप में नहीं देखता है, अपितु मानवीय प्रकृति को थॉमस हॉब्स की तरह स्वार्थी और शक्ति प्राप्ति की अविश्रांत इच्छा के रूप में मानने के कारण वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष की स्थिति ही देखता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रों के मध्य संघर्ष के रूप में निरूपित करता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य समस्त प्रकार की राजनीति की तरह शक्ति हेतु संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी हो, उसका तात्कालिक लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना होता है। हर राज्य अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन चाहता है। यह निमित्त वह शक्ति के प्रयोग द्वारा अन्य राष्ट्रों की नीतियों और कार्यकलापों को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से संघर्ष का जन्म होता है। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय विषय है। स्वयं मॉर्गेनथाउ के शब्दों में, मेरा सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए है कि वह मानवीय प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में देखता है जो इतिहास में अनंत काल से बार बार परिलक्षित होता रहा है। मॉर्गेनथाउ के इस यथार्थवादी सिद्धांत के 6 प्रमुख अग्र इस प्रकार हैं। पहला, मूलतः मानवीय प्रकृति पर आधारित वस्तुनिष्ठ कारणों पर अवस्थित। मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत के प्रथम मुख्य बिंदु के अनुसार राजनीति मानवीय प्रकृति पर आधारित वस्तुनिष्ठ कानून एवं नियम से चलती है। इसको जाने व ऐतिहासिक
अध्ययन के बगैर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वास्तविक अध्ययन असंभव है। ये नियम यूनान, चीन एवं भारत के परंपरागत दार्शनिकों के समय से ही विद्यमान हैं। इन नियमों का क्रियान्वयन हमारी नैतिक प्राथमिकताओं या मान्यताओं से परिवर्तित नहीं होता, इसलिए हमें तथ्यों का पता लगाना चाहिए और विवेक द्वारा उन्हें व्याख्यातित करना चाहिए। अतएव किसी राजनीतिज्ञ की विदेश नीति को समझने के लिए हमें न केवल परिस्थितियों की समीक्षा करनी होगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि विद्यमान परिस्थितियों में उनके समक्ष कौन कौन से विकल्प थे। दूसरा, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। मॉर्गेनथॉ के यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हित की धारणा है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला विवेक और तथ्य के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। यथार्थवाद सभी की इच्छाओं या नैतिक मान्यताओं की परवाह किए बिना परिस्थिति, समय और स्थान के लिहाज से राज्य के लिए उचित संभव कार्य करने का पक्षधर है। इसलिए विदेश नीति सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए, न कि अन्य किसी बात को। इसके साथ ही यथार्थवाद की यह मान्यता है कि किसी राजनीतिज्ञ की विदेश नीति को समझने हेतु उनके मंतव्यों या विचारधाराओं को समझने की जगह राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन जरूरी है। तीसरा, राष्ट्रीय हित की धारणा का चिरस्थायी आशय नहीं। मॉर्गेनथॉ के अनुसार हित की धारणा राजनीति का मूल है और यह समय और परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है, किंतु राष्ट्रीय हित का क्षेत्र और स्वरूप पर्यावरण के प्रभाव से सदैव परिवर्तित होता है। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय हित तो अलग अलग होते ही हैं। एक ही राष्ट्र के हित भी चिरस्थायी नहीं होते, वे काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इतिहास के किस काल में राजनीतिक क्रियाकलापों के परिप्रेक्ष्य में यह कैसा होगा, यह उन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करेगा जिसमें विदेश नीति का निर्धारण एवं नियमन होगा। अतः प्रत्येक राजनेता के लिए आवश्यक है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रहित का संपोषण करे। चौथा, राज्य और राजनीति अमूर्त नैतिक नियमों से परे। मॉर्गेनथॉ राजनीतिक कार्यों के नैतिक महत्व से इनकार नहीं करता, वरन वह उसे भिन्न प्रकार से समझता है। वह मैकियावेली की भांति राजनीति और नैतिकता से स्पष्ट भेद करता है। वह राजनीति में विवेक को ही सर्वोच्च मूल्य मानता है। उसका कहना है, बुद्धिमत्ता के बिना यानी किसी कथित नैतिक कार्य के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान दिए बिना राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती। यथार्थवाद विवेक को वैकल्पिक राजनीतिक कार्यों के परिणामों की तुलना करना सर्वोत्तम गुण मानता है। मॉर्गेनथॉ का यह मानना है कि अमूर्त नैतिक नियमों को राजनीतिक क्रियाकलापों पर निरंकुश एवं अबाध रूप से लागू नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें काल एवं स्थान की परिस्थितियों में से छान कर ही लागू किया जाना चाहिए। पाँचवां, राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं एवं सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर। मॉर्गेनथॉ राष्ट्र विशेष की नैतिक आकांक्षाओं और समस्त सृष्टि पर लागू होने वाले सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में किसी सभ्यता से इनकार करता है, साम्यता से इनकार करता है। तमाम राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं साम्राज्य लिप्सा को नैतिक सैद्धांतिक आवरण पहनाने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत यथार्थवाद प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य पात्र मानते हुए शक्ति के संदर्भ में राजनीति
राष्ट्रीय हित की धारणा पर बल देता है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता पर बल। बौद्धिक रूप से मॉर्गेनथॉउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता पर बल देता है। उसके अनुसार एक राजनीतिक यथार्थवादी सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के विषय में चिंतन करता है। एक अधिवक्ता वैध कानून से अपने तर्कों एवं क्रियाकलापों की पुष्टि करता है। एक नीतिशास्त्री नैतिक नियमों के द्वारा अपने कार्यों की पुष्टि करता है। यद्यपि इसका अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि यथार्थवादी राजनीति क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के चिंतन या संगति के प्रति सजग नहीं है, किंतु वह अपने राजनीतिक मानदंडों को अन्य क्षेत्र के अधीन नहीं कर सकता। इस प्रकार मॉर्गेनथॉउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विशेष विषय वस्तु और दृष्टिकोण वाले स्वायत्त विषय के तौर पर पैरवी करता है। नमस्कार। अब मैं अपना यहाँ व्याख्यान समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से आपके पास आऊँगी। थैंक यू।